जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, मैं इस आंसर की को सबसे पहले तो नहीं दे सका क्योंकि असल में देखा जाए आंसर की को प्रिपेयर करने में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है। कई सारे ऑथेंटिक सोर्स NCERT जो हम फॉलो करते हैं, कई बार गूगल वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उन्हें सर्च किया जाता है, तब जाकर प्रॉपरली एक आंसर की, एक बेस्ट बिना एरर की आंसर की निकाली जाती है। बट आज के टाइम पर लोगों के लिए आंसर की सिर्फ एक यूट्यूब पर व्यूज़ बढ़ाने का मकसद बन चुका है। तो उस चीज़ को साइड में रखते हुए, अपनी इस आंसर की को सटीक बनाते हुए मैं आपके सामने इस आंसर की को लेकर आया हूं। मैं ये सबसे पहले तो नहीं ला सका, बट मैं ये आपको ज़रूर वादा करता हूं कि इस आंसर की से सटीक आंसर की आपको शायद कोई नहीं मिलेगी। बेशक यहाँ पर भी एरर हो सकते हैं, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि UPSC अपने आंसर की में कुछ भी चीज़ चेंज कर सकती है। बट मैं ये अश्योरिटी आपको ज़रूर दूंगा कि इस आंसर की से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई आंसर की आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। मैंने NCERTs, इंडियन ईयर बुक, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जितना सोर्स मेरे से पॉसिबल हो सकता था सर्च करना, मैंने सब कुछ लगा दिया है और आपके सामने एक एरर फ्री आंसर की लाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टेस्ट बुकलेट यहाँ पर आप D सेट देखेंगे। D सेट जिन भी बच्चों के पास है उनकी नंबरिंग यहाँ पर सेम होगी, बाकी बच्चे अपना देख लेंगे कहाँ पर आगे पीछे जो क्वेश्चन है वो सेट किए गए हैं। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ये बात कही है कि सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर होगा अलॉय आर मिक्सचर। अब दोस्तों, मैं चाहता तो यहां पर भी इनके एग्जैक्ट सोर्स, फोटो, सब कुछ मैं आपको दिखा सकता था। ये सभी क्वेश्चनों के एग्जैक्ट सोर्स हम देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे अपनी आगे आने वाली फर्दर वीडियो में। अभी बस हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनका राइट आंसर क्या है, ताकि आप लोग यहाँ से अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जान सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और गलत किए हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि अ कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्यूलोरेंस, डायमंड एंड ग्रेफीन इज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कार्बन होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपकी NCERT से था। उसके बाद है, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन। हमेशा इसे स्विच करके, कभी हाइड्रोजन को स्टेटमेंट पे पूछ के एक यहाँ पर इक्वेशन दे दी जाती है, या फिर इक्वेशन देके एक गैस पूछ ली जाती है। हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन एक आना ही होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, और डायरेक्ट NCERT को भी मैं आपको रेफर करके ये सारा क्वेश्चन जो है दिखाऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, दिस सॉल्ट इज। अब उस सॉल्ट का नाम बताना है जिसे हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। डायरेक्ट आपका NCERT से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस इन इंडिया। कौन सा नहीं एसोसिएटेड है पब्लिक सर्विस इन इंडिया से। यह आपका राधाकृष्णन कमीशन है, डायरेक्ट इसका आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका CDS में अभी हाल ही कुछ शायद CDS 2022 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको भी मैं आपको यहाँ पर देखिए, बस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देख रहे हैं, इनके कहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए, NCERT की कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर से, कौन से पैराग्राफ से, वो सारा काम हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें देखो थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए आपको मुझे कम से कम एक हफ्ते का समय देना होगा। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको सोर्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पर जस्ट आप यहाँ पर आंसर जान लीजिए, ताकि आप जान सके कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए और कितने गलत। ठीक है। चलिए, एट क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। हड़प्पन साइट और लोकेशन, उसे मैच करना था, बहुत सिंपल था। आपकी थीम NCERT में चैप्टर 1 में इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा हुआ है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बुक्स दी हुई हैं एक साइड में और एक साइड में उनके ऑथर्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको मैच कराना था। हिस्ट्री के ऑथर्स हैं यहाँ पर, इंडियन अनरेस्ट एनी बेसेंट की किताब नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बंदी जीवन, सचिन नाथ सारियाल, यह अभी CDS 1 2023 का क्वेश्चन है, और उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पर इन्होंने एक और आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन पूछ लिया आपके CAPF 2023 में। देन आपका 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर द आर्कियोलॉजी
टास्क्ड टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर 1 और 3 होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। देन 11th क्वेश्चन, 11th में आप देखेंगे यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछ रहा है जिसका राइट आंसर आपका अमीनो एसिड होगा। 12th क्वेश्चन में आपसे लिम्फ के बारे में पूछ रहा है, लिम्फ से रिलेटेड जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। 13th क्वेश्चन है, यहाँ पर 13th क्वेश्चन में आपका ये जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, आपका ये डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ये सभी कौन से पार्ट में, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में सिक्रेट किए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, ये भी डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपीएससी किसी साल या सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ये क्वेश्चन ना पूछे। तो ये तो इनका ट्रेडिशन ही बन चुका है। मुझे लगता है कि आप में से किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया होगा, जिसका आंसर सी है। उसके बाद देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट, अब इकोनॉमी का पार्ट आ चुका है यहाँ पर दोस्तों, इसका आंसर आपका सी है, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट। देन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट, सही आंसर आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा यहाँ पर। 17th क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है इकोनॉमी का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका होगा बी, 1 2 3 4, आप लोग मैच कर लेंगे यहाँ से। 18th क्वेश्चन इकोनॉमी का है जिसका राइट आंसर है पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट। उसके बाद 19th क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, यहाँ पर शुरू हो जाता है साइंस का फिजिक्स पार्ट, और पहला ही क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कहूँगा, टफर साइड, जिसे आपको छोड़ देना चाहिए था अगर नहीं आता है, बट इसका जो राइट आंसर है वो बी है। और हो सकता है कि यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो गलत हो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो क्वेश्चन में दी है वो सही नहीं दी है। तो मेरी जहाँ तक अभी तक एनालिसिस रहा है, इसका राइट आंसर बी होगा। बाकी इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर है 1/16, ये भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन 22 क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से, डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। प्रूफ के लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्द से जल्द आपको प्रूफ लेकर दिखाऊंगा, और हवा में बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जरूर मैं आपको ये सारे क्वेश्चनों के प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि कैसे PYQs में और डायरेक्ट सोर्स यहाँ एनसीईआरटी में देखने को मिले, वो सब देखेंगे हम लोग। तो इसका अभी के लिए आंसर ए होगा, ठीक है दोस्तों। 24 क्वेश्चन, इसका जो देखिए इसका आंसर ए है। इसका जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो स्टेटमेंट 3 में है कि स्टेटमेंट 3 सही है या नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट एकदम डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठाया गया स्टेटमेंट है, और ये कहाँ से उठाया है उसके लिए आपको थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना होगा। हम इसे देखेंगे हमारी एनालिसिस वीडियो में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये सब जो कीज़ है वो हवा में बनाई गई है, इस पर बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है, इसीलिए थोड़ा वक्त लगा है इसे लाने में। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर दोस्तों 1 2 3 होगा, 4th इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 26, ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके मैथ्स में जो पूछा गया है वो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर सिस्टर होगा। देन 27 क्वेश्चन, 27 में लोग दोस्तों ये आंसर उसका बी होगा। अब यहाँ पर देखो, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कई स्टूडेंट से मेरी जब बात चल रही थी तो उनका कहना था कि सर इसका आंसर डी होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज किस जगह होंगे दोस्तों। यहाँ पर कह रखा है, आप समझिएगा, बस इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 3 ऐसे सर्कल हैं और वो टच कर रहे हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से एक ट्राइंगल डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा है कि जो ये ट्राइंगल है आपसे इसका एरिया पूछा है, नहीं, ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपसे इसका एरिया पूछा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने किसका एरिया पूछा है, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों जो टच कर रहे हैं, इसके बीच में जो एक ट्राइंगल नया बन के आएगा, ये वाला पार्ट, इसका आपसे ये जो है यहाँ पर ये वाला जो पार्ट नया है, इसका एरिया पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका एरिया निकालने का मतलब तरीका तो वो सब हम बाद में देखेंगे यहाँ पर, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगी। इसका इसीलिए राइट आंसर जो है बी होगा। मतलब जो भी आपका इसका जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, आप यहीं से इसी से इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसी को आप 1/4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये
1 2 3 4 ये 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट इसमें से जिसका है उसका एरिया निकालना है, तो जब इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 28 क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर बी है, n² देन 29 क्वेश्चन 847 सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस आप यहाँ पर आंसर जान लीजिए। देन 30 क्वेश्चन, 30 का आंसर सी होगा यहाँ पर दोस्तों। 31 नेशनल इमरजेंसी इज करेक्ट, यहाँ पर इसका दोस्तों बहुत लोगों ने कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया है सी और डी में, बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये पहला क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, लोग इस बेसिस पर इसको 1 को मार्क कर रहे हैं कि 1 ज़्यादा करेक्ट है, 4 कम करेक्ट है, जबकि 1 पूरी तरीके से गलत है। नेग्लेक्ट करिए इसे, क्योंकि आपकी लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो वहाँ पर क्लियरली मेंशन करता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। अब वो स्टेटमेंट क्या है, कैसा है, वो सब मैं आपको हमारी एनालिसिस वाली वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का सारा एनालिसिस आपको प्रूफ के साथ कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, जितना हमसे प्रिपेयर हो सकता है, जितना यूपीएससी ने एनसीईआरटी को इस्तेमाल करके बनाया है, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 क्वेश्चन, 32 में इसका आंसर दोस्तों ए होगा। देन 33 क्वेश्चन, 33 का आंसर दोस्तों डी होगा। G20 इंडिया की प्रायोरिटी में कौन कौन से जो है ये जो चीज़ें थी। अब दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे आपको सारे ही सही लगेंगे। ग्रीन डेवलपमेंट भी हो सकता है, वुमेन लेड डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्लाइमेट फाइनेंस भी हो सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आंसर हमेशा डी होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा ऑप्शन हमेशा होगा जो अलग ही दिख जाएगा अगर कुछ और आंसर होगा तो। ठीक है, 34 क्वेश्चन में दोस्तों सार्क्स की ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको 3 और जो 4th स्टेटमेंट है उसमें, तो एक बी ऑप्शन और एक सी ऑप्शन, सी में जिसमें 4 है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट अभी के लिए जहाँ तक मेरी जो रिसर्च है, मैंने जो भी फाइंड आउट किया है, मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होगा। बाकी यूपीएससी देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज लेकर आती है, क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में जो बात की गई है वो एक डिस्कशन तो है, बट एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए इसका आंसर जो है अभी तक के लिए बी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देन 35th क्वेश्चन जो है, 35th का आंसर जो है दोस्तों सी होने वाला है। 36 का आंसर ए होगा यहाँ पर, ये आपकी केमिस्ट्री साइंस का पार्ट स्टार्ट हो गया। देन 37 नॉट करेक्ट इन सेटलिंग ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पर आंसर दोस्तों सी और डी में से लोगों को जनरली कन्फ्यूजन था, बट जो है सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक स्टेटमेंट है इन्होंने गलत तरीके से इसको यूज़ कर लिया है, तो इसकी डिस्कशन पर नहीं बात करेंगे अभी। 38 का बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। देन 39 यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा जो नहीं रिएक्ट करता ऑक्सीजन से, वो है आपका प्लेटिनम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। अब आपको याद होगा मैंने एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10 मिस्टेक्स की बात की थी, तो उसमें से एक बड़ी मिस्टेक ये भी होती है बच्चे कि बड़े जो क्वेश्चन है उनके साइज को देखकर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया वो घबरा जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे छोड़ देते हैं, चलो बहुत टाइम लगेगा। बट दोस्तों मैंने वहां पर भी एक बात कही थी कि ये वो हाथी के दांत हैं जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, दिखने में तो ये बड़ा है, लग भी डिफिकल्ट रहा है, बट इसका एक स्टेटमेंट है जो अगर आपने पकड़ लिया कि भाई जो इस सांची स्तूपा की बात हो रही है वो 1918 में डिस्कवर नहीं हुआ है, वो 1818 में डिस्कवर हुआ है। ये मैंने बात आपको बताई थी जब थीम एनसीईआरटी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर 2 स्तूपा, एक सांची और एक अमरावती, मैंने वहाँ पर कहा था कि इनके डिस्कवर्ड करने की डेट को याद रखिएगा। एनसीईआरटी की जब मैंने पीडीएफ भी अपने गेम चेंजर वाले बच्चों को प्रोवाइड कराई थी, तो वहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो इसीलिए इसका जो 4th स्टेटमेंट है वो गलत होगा और राइट स्टेटमेंट इसका डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी को शायद इतना पढ़ने की और समझने की जरूरत भी नहीं थी, पर ये आपका एनसीईआरटी थीम एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन और टाइम पीरियड के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा क्या, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एलिमिनेशन से हो सकती हैं, बट इस तरीके से क्वेश्चन मतलब सोचा नहीं जा सकता था कि पूछ भी जा सकता था यूपीएससी, बट वही है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन 42 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ब्रह्मी, यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शो लोकल वेरिएशन। ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है।
इसे भी हम देखेंगे। देन 43 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन या तो आपका बी हो सकता है, सी हो सकता है, बट इन दोनों में से भी अगर मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना पड़े तो अभी के लिए मैं इसके बी ऑप्शन पर जाऊंगा, और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में यूपीएससी सी भी दे दे, बट तब तक के लिए देखते हैं क्या नया चेंज आता है यूपीएससी के आंसर की में। बट अभी के लिए आप इसे बी मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जहां पर थोड़ी सी देखो दोस्तों डिफिकल्टी है वो मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा या फिर हर क्वेश्चन गूगल करते ही सामने दिख जाएगा। तो इस वजह से कई क्वेश्चनों में डिफिकल्टी आई भी है, समय भी लगा है उसे ढूंढने में, और ढूंढने के बाद भी वहां पर कोई ऐसा जो कंक्रीट आंसर नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट 44, ये बायो का पार्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। 45 टीआरएनए इसका राइट आंसर है। 46 यहाँ पर डिटॉक्सिकेशन कौन सा पार्ट करता है हमारा, कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर करता है, सिंपल क्वेश्चन। 47 का ए ऑप्शन सही है, अपॉन सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन, और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाउएवर। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन CDS 2 2022 से डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल लैंग्वेज तो यूपीएससी नहीं रखेगी, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव लाएगी, बट यही कॉन्सेप्ट स्टार्च और ग्लाइकोजन का और इसी तरीके के ऑप्शंस पर ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जा चुका है। तो वही मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में इतने सारे पीवाईक्यूज मैं आपको दिखा सकता हूं, जो कि मैं दिखाऊंगा, बस आपसे समय चाहिए, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। 2024 की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, हमको हमारी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज भी लाना होगा दोस्तों, क्योंकि अब जिस तरीके का पेपर आया है उसमें आपने मैथ्स को देखा, हमने थोड़ा सा कोशिश किया था ये प्रिडिक्ट करने का कि मैथ्स कुछ आप लोग इस तरीके से पढ़ के जाइएगा, बट उस लेवल का मैथ्स अब नहीं आ रहा है। आप देखिए पिछले 3 सालों से मैथ्स लगभग सेम सा आ रहा था, सिंपल आ रहा था, बट अब की बार जो मैथ्स पूछा है उसका लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो एज के पूछ लिए, एवरेज के पूछ लिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट अब मैथ्स में थोड़ा सा चेंज आया है। वहीं हिस्ट्री में भी थोड़ा सा चेंज आया है, बट आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, मैं उसकी फिक्र आप मुझ पर छोड़िए, मैं आपको एक बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी और सोर्सेज सब आपके सामने लेकर आऊँगा, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 49th क्वेश्चन, अब यहाँ पर प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। देन सेकंड 5 ईयर प्लान, अब ये मैं गेम चेंजर में बच्चों को कई बार बता चुका था, इकोनॉमी में कम से कम अपने पीवाईक्यूज के जो सभी टॉपिक है उनको देख कर जाइए, और ये 5 ईयर प्लान दोस्तों कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम भी थी गेम चेंजर में, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो बी होने वाला है। और उसके बाद 51 क्वेश्चन, ये टेम्परेट ग्रासलैंड और रीजन, आपको पता होगा कि हमने एक मैपिंग का एक पूरा डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैप हमारे प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, और वहाँ पर मैंने कहा था कि एक ग्रासलैंड पर मैप तैयार रखिएगा, और देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन, फेमस इस समय का मिलेट तो सबसे चर्चा में रहने वाला विषय है, तो इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर डी है। उसके बाद आपका ये जो मैथ्स है, मैथ्स में इस तरीके का क्वेश्चन कई सालों बाद देखने को मिला है, इसका जो राइट आंसर है वो आप टिक कर लीजिएगा, बी है 53 का, 54 का ए है, और 55 का डी है। अभी अब हम इसे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। 56 का आपका यहाँ पर सी आपको देखने को मिलेगा, देन 57 का डी, 40 एंड 58 का बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो है ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पर ये करंट अफेयर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों करंट अफेयर, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट एस एक ये क्वेश्चन, और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। अब वैसे तो दोस्तों हम इन्हें कहीं से भी रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये करंट में, रीसेंट करंट में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सिविल सर्विस के एग्जाम में 2018 या 2019 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अब मतलब यहाँ से कुछ ऐसा लिंक तो नहीं किया जा सकता कि अगर वहाँ पूछे हैं तो यहाँ भी पूछे जाएंगे, बट मेरा बस ये कहना है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हल्का सा एनालिसिस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पर रखना है, बट ये मतलब इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं थे, डिफिकल्ट साइड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे यहाँ पर बोथ देखेंगे, और जो 60 क्वेश्चन है इसका सिर्फ सेकंड देखेंगे, क्योंकि ये 230 नहीं है, 2050 है, ठीक है। 61 कवच 2023 हैकाथॉन, ये डायरेक्ट हमने हमारी क्विज अचीव CAPF CDS पर क्विज में प्रोवाइड किया था कि ये जो कवच हैकाथॉन है ये आपका साइबर थ्रेट से रिलेटेड है, इसका
जो सेकंड ऑप्शन है वो सही इसका है, बी ऑप्शन 61 का। देन 62 नियोलिथिक पीरियड, इसके बारे में जो ऑप्शन है वो सी है। देन 63 विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोट्री टाइप। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो OCP नहीं CCE है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद 64 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर इज फाइंड मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, इसका सही आंसर होगा स्वर्णगिरी। देन 65, अब ये 65 क्वेश्चन में कई लोगों को कन्फ्यूजन है, बट दोस्तों मैं ये पूरी रिसर्च के साथ इस आंसर की को लेकर आया हूँ। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे NCERT में अच्छे से चेक कर लिया है, तो इस पर आप भरोसा रखिएगा, इसका आंसर जो है सी होगा। उसके बाद 66 क्वेश्चन, इसका जो आंसर है 1 होगा, सेकंड इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपको शेप्स में थोड़ा सा घुमा दिया है UPSC ने। देन 67 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर है कोकाशियस माउंटेन्स होगा। 68 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बार्चेंस का 1 और 3, ये भी डायरेक्ट आपकी एक बुक में से देखने को मिलेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। 69 1 2 3 सभी ऑप्शन इसके सही हैं। 70th क्वेश्चन इंटरनेशनल कन्वेंशन और थीम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सही मैचिंग आपकी डी होगी। देन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किससे रिलेटेड था, 2004 में ये जो जजमेंट है वो दिया गया और पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका राइट आंसर है। देन हिबियस कॉर्पस के रिलेटेड एक केस पूछा हुआ है जो कि बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। देन 73 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। 74 क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा सी। आपको यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि CAPF में इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 75th क्वेश्चन, मतलब 75 तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, नहीं भी आता तो भी आपको करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए तो देखते हैं यहाँ पर। बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछा है, किससे रिलेटेड है। आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो 17 क्वेश्चन में इन्हीं कन्वेंशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है और उनकी थीम पर। तो जब आप ये थीम्स को अच्छे से तैयार करते हैं या पढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि बात हो रही है मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन, यहाँ पर 76 क्वेश्चन में पूछा है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, इससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। मैं हमेशा कहा है कि नोट पर फोकस ज़्यादा रखिएगा। जब आप नोट पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप ब्लंडर करके आ जाएं। तो जब हम नोट पर यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए, ये जो प्रोग्राम था मदर एब्सोल्यूट एफिलिएशन प्रोग्राम, अब ये जो प्रोग्राम था वो सिर्फ आपका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम था, इसीलिए यहाँ पर जो है थर्ड स्टेटमेंट सही है। और जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट सही होगा तो आपका ए गया, बी गया, डी गया, आंसर आता है सी स्टेटमेंट। मतलब 1 2 4 तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है जो है सही आपका। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक किया है। उसके बाद RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ 12 नहीं 10 होते हैं। और एलिमिनेशन मेथड से अगर आपने फर्स्ट को ही एलिमिनेट कर दिया तो 1 गया, इधर भी आंसर आता है आपका बी ऑप्शन। अब ये मतलब एलिमिनेशन में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों ये सब चीज़ें आसान थी। ये पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था, ये डिफ़िकल्ट साइड पेपर था। बट फिर भी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि पेपर इतना भी टफ नहीं था कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक करने लायक नंबर ना ला पाओ। देखिए दोस्तों, पेपर हमेशा टफ रहेगा। UPSC को भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, उसे भी समाज में इज्जत बनाए रखनी है, उसे भी मुंह दिखाना है आगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि पेपर आसान आने वाला है, तो भाई उनकी भी इज्जत बनी रहे और आपकी भी इज्जत बनी रहे, कुछ ऐसा काम करिए। तो भाई तुम्हारा पेपर टफ आया, अच्छी बात है, टफ रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस उतना काम का निकल जाए हमारे क्वेश्चंस की, हमारा सिलेक्शन हो जाए। और मैं सीरियसली बोलता हूँ दोस्तों कि चाहे हिस्ट्री आपको यहाँ पर टफ लग रहा हो, चाहे ज्योग्राफी कैसा भी लग रहा हो, चाहे पॉलिटी और साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, जो भी क्वेश्चन जैसे भी लग रहे हो, यहाँ पर इतने क्वेश्चन आप इजीली अपने पास निकाल सकते थे जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता, और वही हमें करना होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसका आंसर सोमनाथ चटर्जी होगा, प्रोटम स्पीकर पूछा है पहले। 79 क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, बोथ करेक्ट होंगे। जैनिज्म के बारे में बात हो रही है। 80th क्वेश्चन, अब ये 80th क्वेश्चन भी मतलब इतनी आसानी से तो नहीं मिला है और मैं ये श्योर भी नहीं हूँ कि इसका आंसर सही है या गलत है, बट जितनी भी मेरी रिसर्च अभी हुई है इसका आंसर जो है बी होने वाला है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्म मैं इस पर अभी नहीं हूँ। ठीक है, बट फिर भी आप अगर इसे टिक करना चाहें तो बी लेकर चल सकते हैं।
उसके बाद 81 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 82 वकटकास, 83 द सेज सलीहोत्रा, 84 शूद्रास ऑफ ब्रज रीजन, 85 3 and 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैच है दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। और क्या है कैच, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। अब यहाँ पर देखिए, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, ये तो एकदम गलत है, हिमालय में नहीं मिलता है, 1 तो हटाइए यहाँ से, ये डी ऑप्शन गया हमारा। इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी हटाइए, बी हमारा गया। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास ए या सी। अब यहाँ पर ये रेड कलर सॉइल है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ तक भी चीज़ें सही होंगी। अब जो डिस्प्यूट आएगा आप में और मुझ में, आप शायद यहाँ पर मुझे जो अपोज करेंगे कि सर ये ऑप्शन गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर यहाँ पर पुअर इन नाइट्रोजन समझ में आता है, ऑर्गेनिक मैटर समझ में आता है, बट ये पोटैश जो है, मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को चेक किया है ये सब एनालिसिस बनाते समय सारी आंसर की, तो जब मैंने एनसीईआरटी में देखा और वहाँ पाया ये पोटैश जो है, वहाँ पर उन्होंने दिया है कि ये रिच होती है सॉइल पोटैश में। ठीक है, तो आप भी शायद उस स्टेटमेंट को दिमाग में लेकर चल रहे होंगे, बट मैंने ये गेम चेंजर में भी बताया था उस समय दोस्तों, जितने भी बच्चे यहाँ गेम चेंजर के पार्ट होंगे, कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यूपीएससी CDS 1 2016 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है दोस्तों। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये लेटराइट सॉइल पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ऐसे ही डाला था वहाँ पर पोटेशियम का, ठीक है, पोटैश के बारे में। और वहाँ पर उन्होंने इस स्टेटमेंट में लिखा था कि इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, जो कि उनकी आंसर की में सही माना था उन्होंने। तो अब जो डिस्प्यूट आएगा आपके दिमाग में कि भाई एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब एनसीईआरटी और हमारी आंसर की में डिस्प्यूट आएगा तो दोस्तों आंसर की हमारी प्रिवेल करेगी। तो आंसर की में वो सही आंसर वहाँ पर दिया हुआ था, ना ही उसे ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन को। और ऐसा ही नहीं है, इसे 1-2 बार और जगह मैंने देखा है, इसका जो आंसर ये 4th ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो 3 और 4 दोनों होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 86 दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इट इज़ रेन फेड क्रॉप ग्रोन ऑन रेड लाइट ब्लैक एंड सैंडी लूम सॉइल। हूबहू एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, इसके मतलब डाउट में मत रहिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है या नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दोस्तों सही मिलेंगे। लेट लाने का बस यही एक कारण था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है एनसीईआरटी से, अपने ऑथेंटिक सोर्स से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि पहले यूपीएससी ने इसके आंसर्स में क्या मार्क किया था, अपनी आंसर की में क्या सही ऑप्शन को चूज़ किया था। तो वो सब चीज़ें देखने में दोस्तों समय लगता है, इसीलिए थोड़ा सा समय हमें लगा है इसे लाने में। 87 क्वेश्चन, यहाँ पर आप आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 88 क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर होगा, रामसर वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों 89th क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज इन लोकतक लेक। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी की हमेशा क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमेशा डिस्प्यूटेड रहेंगे। कुछ आंसर कीज कुछ आंसर बता रही होंगी, कुछ अलग बता रही होंगी, और हो सकता है कि यूपीएससी के आंसर की में वो कुछ अलग ही निकल के आए, तो उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसमें से जैसा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कई लोगों के आंसर की जो है अलग अलग आंसर बता रही होंगी, बट मेरा एनालिसिस जो है, मैंने जितना भी इसको तैयार किया, पढ़ा है, नेट पर इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझा है, देन जो फुमडीज़ है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखा है सॉइल का, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है सी होने वाला है। बाकी इन फ्यूचर क्या चेंजेस आते हैं वो हम उसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 90 स्प्रिंग टाइड्स, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी होने वाला है। 91 का आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका आंसर 1, 2, 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, एकदम गलत यहाँ पर कुछ नहीं है। 92 में आपका ऑप्शन होगा 1 and 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन नहीं था, सेकेंड एडिशन था, जब ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था पोस्टपोन कर दिया गया था। 93 में यूनाइटेड किंगडम, सिंपल क्वेश्चन था, अजय वॉरियर जो है एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया था, स्टार्ट किया गया था, गुजरात से, सिंपल। खीर भवानी मेला, कश्मीर वैली, कोई कंफ्यूजन नहीं है। निसार, नासा और हमारा इसरो दोनों का मिलके जॉइंट वेंचर जो है ये। उसके बाद 97 ऑपरेशन कावेरी, सूडान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रेल विकास निगम लिमिटेड, नवरत्न, सीपीएससी, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। 99
मिहिर, ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष, ये सब क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। आपने शायद ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, तो ये तो ज़रूर सुना होगा। मतलब कोई तो एक चीज़ होगी जो कंप्यूटर से रिलेट करती हुई आपने कभी सुनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि आपने इसे गलत किया होगा। 100 क्वेश्चन INS तारिणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हमने हमारी क्विज में दिया था दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमी का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। 102 क्वेश्चन, इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। देन 103, 103 क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका। उसके बाद 104 CRR से रिलेटेड है, इसका इंक्रीजिंग होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन नहीं चल रहा है, बस मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि क्या आंसर सही है और क्या गलत, ठीक है, ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो हम आगे फर्दर हमारी वीडियोस में ज़रूर करेंगे, प्रूफ के साथ वो भी। एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है बी। देन 106, जिसका राइट आंसर है मीथेन। 107 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 108 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 109 3 सेकेंड्स। 1010 का आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। 111 लाइमस्टोन। 112 विशाखापट्टनम। अब दोस्तों ये पोर्ट वाला क्वेश्चन, आपको पता होगा कि हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि पोर्ट किस तरीके से पीछे कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। और आपने देखा यहाँ पर पोर्ट का आंसर मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कुछ चीज़ें देखो हमने कोशिश की थी प्रिडिक्ट करने की, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं। करंट अफेयर में हमने कुछ SDGs और कुछ ऐसी नीति आयोग से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी हमने प्रिडिक्ट की थी, बट वो सब नहीं आया। तो यही देखो UPSC की ब्यूटी है दोस्तों, हम लोग सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं PYQs को देखते हुए, बट हम कभी भी UPSC के एग्ज़ाम पेपर को नहीं जज कर सकते। तो ये हमारी एक कोशिश थी, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल भी हुई और कुछ हमारी फेल भी हुई। तो बस यही होता है दोस्तों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना है, जितना हमसे हुआ हमने किया, और आगे भी हम ये सब एनालिसिस के साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है। उसके बाद 114 क्वेश्चन, ड्रमलिन, इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। ये दोस्तों आपका NDA 2022 का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली शायद NDA में ड्रमलिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सब क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कहाँ से पूछा है कहाँ से नहीं। बस थोड़ा सा वेट करिए, इस वीडियोस के बाद आपका वही काम हम लोग शुरू करेंगे। 116 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन, सबसिस्टेंस फार्मिंग इसका राइट आंसर है। देन आपका 117 क्वेश्चन मैथ्स आ जाता है, 45 इसका राइट आंसर। 18, 90, 119 एनी फिक्स डायरेक्शन इसका राइट आंसर। 120, 2701। 121, 121 इसका राइट आंसर दोस्तों C है। 122, अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। अब यहाँ पर क्या है कि जनरली थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किसी के आंसर की में कुछ है, किसी की में कुछ है, बट मैंने थोड़ा सा इसको एनालाइज किया है। ये लीगल बाइंडिंग तो बिल्कुल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ये भी चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि OSCE की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि वो मिलिट्री सिक्योरिटी है, वो भी यूरोपियन रीजन को। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर शो होती है उससे तो ये बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहा है। तो मेरा यहाँ तक मानना है कि इसका आंसर जो है 3 नहीं होने वाला है, इसका आंसर A होगा। उसके बाद क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको बस ये पता हो कि फ्रांस यहाँ पर नहीं है तो एलिमिनेशन के साथ आप 1 को यहाँ से हटा सकते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों एलिमिनेशन कितनी जगह हमने यहाँ पर नोटिस किया कि एक ऑप्शन अगर हमें पता है तो हम बाकी ऑप्शंस को नहीं भी जानकर सही आंसर टिक कर सकते थे। तो ये UPSC के पेपर में थोड़ा सा हम लोग खेल कर सकते हैं, बट आगे बढ़ते हैं। 124 NHRC, हमेशा से पूछा जाने वाला पॉलिटी का एक क्वेश्चन NHRC से तो ज़रूर आता ही है। तो यहाँ पर पूछा है, बट जो ऑप्शन क्रिएट किए हैं वो थोड़ा सा इन्होंने पेचीदा बना दिया इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। एंड देन 125 इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन 2, जो पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो ये 125 क्वेश्चन पूरे दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं। अब इस आंसर की से मैच करते हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका क्या क्या स्कोर रहा है। और जहाँ तक उम्मीद की जाए, देखिए दोस्तों
ये कहना अभी इतना आसान नहीं होगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है क्या नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, उसमें और काम करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर एक रफ आइडिया मैं आपको दूं, आप में से जो भी बच्चे अगर 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 120 प्लस माइनस 2-3 मान लीजिए, ठीक है, 117 से 123 की जो बीच की रेंज है, ठीक है, उतना तो कट ऑफ मान के चलिए जाने ही वाला है। और जितने भी बच्चे इससे प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट मान के चलिए आप जो है पीईटी की तैयारी में लग जाइए और जो है इससे मैच कर लें अपने जो जितने भी क्वेश्चंस हैं। बाकी जो भी रहेगा चीज़ें मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस आंसर की से हेल्प मिली होगी। अब जो है हम एनालिसिस पर आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।